गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। सो गाइस, आज का जो सेशन है वो क्या है, वो है अर्थक्वेक। ओके। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। ठीक है। तो गाइस, सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली का मोटिव देखते थे। तो आज का जो मोटिव है वो क्या है वो देखते हैं। तो मोटिव क्या है, फ्यूचर के मतलब को फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है। तो आज आपका जो मतलब भविष्य होगा वो आज पे डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब आज आज आप क्या कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है आपका भविष्य कैसा होगा। ठीक है। और आज मतलब आपका आज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वही आज के मोटिव में कहा गया है कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। अर्थात आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। आज का मतलब कि आपका भविष्य डिपेंड किस पे करता है कि आज आप कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो आज मतलब कि आज आपका जो भविष्य होगा, आपका जो फ्यूचर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आज आप कर क्या रहे हैं। और आज आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो वही कहा गया है कि एंड योर टुडे हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अर्थात आपका आज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या है अपना, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अर्थक्वेक क्या है, भूकंप। भैया ये भूकंप क्या है, कोई बताएगा? भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, मैं बताता हूँ। ठीक है। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह, क्या, पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात भूपरपट्टी, जब भूपरपट्टी क्या करने लगे, अंतर मतलब कि आंतरिक बलों की वजह से क्या करने लगे, सेक करने लगे, अर्थात कंपन करने लगे। क्या, सेक करने लगे ऐसे। ठीक है। तब वही क्या है, वही भूकंप है। ठीक है। जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन महसूस होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन महसूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। किस रीजन से होता है, एंडोजेनेटिक सडन फोर्सेस की वजह से। किसकी, एंडोजेनेटिक सडन फोर्सेस। मैंने बताया था ना, अर्थ मूवमेंट जब पढ़ाया था तो बताया था कि अर्थ मूवमेंट कैसे करती है, दो बलों की वजह से। कौन कौन से, एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक। एंडो में क्या बताया था, पहला बताया था डायस्ट्रॉफिक, और सेकंड बताया था क्या, सडन। ठीक है। फिर मैंने क्या था, डायस्ट्रॉफिक में क्या बताया था, कॉन्टिनेंटल मतलब कि महाद्वीपीय निर्माण। और दूसरा क्या बताया था, ओरोजेनेटिक, अर्थात क्या, एपीरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। ठीक है। कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है। ये बताया था। सडन फोर्सेस में क्या बताया था, सडन फोर्सेस में मैंने बताया था अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो मैंने क्या बता मतलब कि मैंने माउंटेन बिल्डिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, और अब क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं क्या, अभी पढ़ रहे हैं सडन फोर्सेस के अंतर्गत कौन सा, अर्थक्वेक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, वोल्केनो। ओके। तो अर्थक्वेक कैसे आता है, सडन फोर्सेस की वजह से। किसकी, सडन फोर्सेस की वजह से। ठीक है। अब सडन फोर्सेस कैसे लगते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। प्लेट टेक्टोनिक बताया, अर्थ इंटीरियर बताया, मैग्मा बता रहा था ना कि मैग्मा जब फोर्स लगाता है लिथोस्फेयर पे बाहर आने के लिए। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं डेली बताता हूँ ये कि ये मैग्मा क्या करता है, लिथोस्फेयर पे फोर्स लगाता है ऐसे बाहर आने के लिए, और एक टाइम आता है कि मैग्मा लिथोस्फेयर को तोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है। तो वही है
अर्थक्वेक क्या है? आज हम अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, तो अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक है कि जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या हो, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन महसूस हो। क्या? कंपन, अर्थात जब ऊपरी सतह क्या करने लगे, सेक। जब अर्थ की ऊपरी सतह क्या करने लगे, सेक करने लगे, तो वही क्या है, वही भूकंप है। ओके, वही क्या है, वही आपका भूकंप है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आई होगी। आगे चलते हैं। तो आगे मैंने एक स्लाइड रखी है, ये देखिए। मैंने अर्थक्वेक क्या बताया, जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या करने लगे, सेक करने लगे, वही क्या है, वही हमारा अर्थक्वेक है। इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आई होगी। मैंने क्या बताया था कि एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से ऐसा होता है। क्या बताया था कि एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, एंडोजेनेटिक में मैंने क्या बताया था, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो डायस्ट्रॉफिक, एक होता है सडन फोर्स। इतना बताया था। अब डायस्ट्रॉफिक में क्या क्या होता है, फिर डायस्ट्रॉफिक में मैंने क्या बताया था, डायस्ट्रॉफिक में होता है एपीरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक, अर्थात महाद्वीपीय एंड ओरोजेनेटिक इक्वल टू माउंटेन बिल्डिंग। एपीरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। एपीरो, मैंने एपीरो का मतलब क्या बताया था, जब मैं अर्थ मूवमेंट पढ़ा रहा था, अर्थ मूवमेंट, तो वहाँ बताया था एपीरो क्या होता है, एपीरो का अर्थ होता है कॉन्टिनेंट, और ओरो का अर्थ क्या बताया था, ओरो का अर्थ बताया था क्या, माउंटेन। ये दोनों बात बताई थी। और जेनेटिक, जेनेटिक का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति, अर्थात ओरिजिन। क्या? उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन। इतनी बात बताई थी? यस, बताई थी। तो वही बताए थे। ठीक है, ये क्या किस में बताया था, ये बताया था आपको डायस्ट्रॉफिक में। अब क्या, अब सडन फोर्सेस में क्या बताया था मैंने, सडन फोर्सेस में क्या बताया था, सडन फोर्सेस में मैंने क्या बताया था, तो सडन फोर्सेस में मैंने बताया था अर्थक्वेक आता है सडन फोर्सेस की वजह से, एंड सेकेंड वोल्केनो। क्या? अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ठीक है, ये दोनों बात मैंने बताई थी, हाँ बताई थी। ठीक है, फिर मैंने एक्सोजेनेटिक का बताया था। एक्सोजेनेटिक को मैंने क्या किया था, छोड़ दिया था अभी, क्योंकि एंडोजेनेटिक जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने एंडोजेनेटिक टॉपिक उठाया था। ठीक है, एंडोजेनेटिक मैंने उठाया था। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, एक्सोजेनेटिक में कुछ नहीं है, अपर्दन और क्या, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, बस। आगे जब चट्टान पढ़ाने लगेंगे, चट्टान उट्टान, तो वहाँ ये सब बताएंगे। ठीक है, अभी ये एंडोजेनेटिक पढ़ रहे हैं, तो एंडोजेनेटिक के बारे में जानते हैं। क्या कि अर्थक्वेक किस रीजन से आता है, सडन फोर्सेस की वजह से। किस काज से आता है, सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस अर्थात जब अचानक भूकंप वोल्केनो आता है। जब वोल्केनो आता है तो क्या होता है, वोल्केनो आता है तो होता क्या है कि मैग्मा बाहर आ जाता है लावा के रूप में, लिथोस्फीयर की को तोड़कर। ठीक है, अर्थात हमारी क्रस्ट को तोड़कर क्या करता है, मैग्मा बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, जब ये बाहर आता है तो इसमें फोर्स लगता है। जब फोर्स लगता है तो वो कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में। किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में। और वही तरंग क्या होती है, हमारी भूकंप। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या बताया मैंने,
मैंने सिर्फ अभी इतना बताया कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, किस रीजन से आता है, किस फोर्स से आता है, ये मैंने अभी क्या किया, डिस्कस किया। ओके, फिर से समझ लेते हैं अर्थक्वेक क्या है। कि जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या करने लगे, शेक करने लगे, तो वो क्या है, अर्थक्वेक। इतनी बात बताई। ओके, मैंने रीजन क्या बताया, सडन फोर्स। अगर आप प्रीवियस क्लास मतलब कि देखे होंगे तो वहाँ बताया था मैंने सडन फोर्स क्या होता है, जब मैं पढ़ा रहा था अर्थ मूवमेंट अर्थात फोर्सेस के बारे में, कितने फोर्स लगते हैं पृथ्वी पे, जब वही वो पढ़ा रहा था, वो टॉपिक पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैंने सडन फोर्सेस की चर्चा की थी। ठीक है, तो अभी हम सडन फोर्सेस की चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अर्थक्वेक क्या बताया, अर्थक्वेक कि जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या करने लगी, शेक करने लगे। सेकंड चीज़, रीजन क्या है, सडन फोर्सेस। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि इसे किस मतलब कि किस सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी इसी के अंदर भूकंप क्या कहते हैं, भूकंपीय अध्ययन, भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो होता है सिस्मोलॉजी। किसके अंतर्गत, सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हमारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब ठीक है, सिस्मोलॉजी मतलब कि जिसमें हमारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, लॉजी सिस्मोलॉजी। ओके, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अध्ययन करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं। क्या, सिस्मोग्राफी, क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, सिस्मोलॉजी। किस इंस्ट्रूमेंट से, सिस्मोग्राफी। किसकी इंस्ट्रूमेंट से, सिस्मोग्राफी। इंस्ट्रूमेंट से सिस्मोग्राफी, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सिस्मोग्राफी। ओके, तो भूकंप के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारी अर्थक्वेक है, ये फुटवॉल है। फुटवॉल मैंने क्या बताया था, बेस वॉल। बेस वॉल ही क्या है, फुटवॉल। ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। फुटवॉल क्या होती है, हमारा बेस वॉल। ठीक है, और हैंगिंग बॉल जो लटक रही होती है, और फुटबॉल बेस वाला अर्थात जिस पे ये लटक रही होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, ऐसे ऐसे टकराती हैं ना, ऐसे कंप्रेशनल फोर्स लगता है, तो ये दोनों ऐसे आके टकराती हैं तो वहाँ क्या होता है कि कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, टकराती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा तरंग के रूप में ऐसे ऐसे चलती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, तो ये जहाँ ये मतलब कि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकस। फोकस अर्थात जहाँ पे हमारा भूकंप मतलब ओरिजिन होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है जहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ फोकस किसे कहते हैं, जहाँ पे उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसकी, हमारे भूकंप की। ओके, अब इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर जहाँ पे सबसे पहले हमारा हमारा मतलब कि भूकंप सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है, सबसे पहले जहाँ पे भूकंप महसूस किया जाता है पृथ्वी पे, वो क्या होता है, वो होता है हमारा एपी सेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, वहाँ क्या होता है, अधिकेंद्र। और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा तेज अर्थात हाई इंटेंसिटी होती है। ठीक है, कहाँ पे, एपी सेंटर पे, जहाँ पे क्या हमारा सबसे पहले भूकंप क्या पता चलता है। ठीक है,
और ये फोकस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। किसके? फोकस के परपेंडिकुलर क्या होता है? हमारा एपी सेंटर, ठीक है। आई होप समझ आई होगी बात, ठीक है। तो फोकस क्या है? फोकस जहाँ पे हमारा क्या जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिन होता है वो क्या होता है? फोकस। और जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एपी सेंटर। ये फोकस के परपेंडिकुलर होता है, एपी सेंटर फोकस के परपेंडिकुलर, ठीक है। लंबवत अर्थात ये लंबवत होता है ना, ऐसे यहाँ पे सबसे पहले महसूस होगा तो ये क्या है? हमारा एपी सेंटर। ओके, इतनी बात समझ आई? चलिए ठीक है, आई होप समझ आई होगी। अगला क्या है हमारे पास? ये देखिए मैंने लिखा भी है क्या कि जब भी पृथ्वी के अंदर कंपन महसूस होता है तो उस क्रिया को भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, अगला क्या है कि भूकंप मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं, ठीक है। भूकंप मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं, ठीक है। भूपर्पटी पर कंपन ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण होती है, ठीक है। भूपर्पटी पर कंपन ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण होती है, ठीक है। ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण होती है। इतनी बात समझ आई? भूपर्पटी पे भूपर्पटी पर कंपन कैसे होता है? ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण, ठीक है। ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण क्या होता है? ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण ये हमारा भूकंप का आना ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे कि अभी हम बोल रहा मतलब कि हम बोल रहे हैं ना, जैसे कि बोल रहे तो क्या होता है कि मुंह से सांस मतलब कि हवा निकलती है, ठीक है। कुछ तो आवाज़ आती है, आवाज़ निकलती है, और कुछ हवा निकलती है। तो जो हवा होती है वो क्या होती है? ऊर्जा का रूप ले लेती है। वही मतलब कि ऊर्जा का रूप ले लेती है तो वो कंपन करने लगता है। जैसे कि कभी हाई इंटेंसिटी का जब साउंड बजाओ, जैसे कि डीजे ये सब बजाओ, तो पास में खड़े होकर देखो तो ऐसा लगता है कि अर्थ हमारी कंपन कर रही। तो वो मतलब कि साउंड की वजह से होता है। तो उसी तरह जब वो ऊर्जा निकलती है तो कुछ तो आवाज़ के थ्रू निकलती है। जब अर्थ हमारी टकराती है तो कुछ तो आवाज़ के थ्रू निकलती है, और कुछ क्या होता है कि वो ऐसे ऐसे कंपन करने लगती है। कुछ ऊर्जा कुछ ऊर्जा निकलती है जो कि आवाज़ के थ्रू में परिवर्तित हो जाती है, और कुछ ऐसे ऐसे मतलब कि कुछ जो आवाज़ के थ्रू रूप में नहीं परिवर्तित होती, तो वही क्या करती है कि भूकंप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब देखो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थात भूकंप मतलब कि मेजर कैसे किया जाता है? मेजरमेंट मतलब अर्थक्वेक का मेजरमेंट है तो उसके लिए दो स्केल है। कौन कौन से? मरसेली अर्थात मर अकेली एंड रिक्टर स्केल, ठीक है। मर अकेली एंड रिचर स्केल, ठीक है। मर अकेली एंड रिचर स्केल, देखिए दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि मरकेली से क्या होता है कि इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। मरकेली से क्या होता है? तीव्रता नापी जाती है। और रिक्टर से मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, क्या? परिमाण मापा जाता है, ठीक है। मरसेली से क्या होता है? तीव्रता नापी जाती है, और रिक्टर से क्या होता है? परिमाण। गाइस ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में वो कंफ्यूज करने वाला होता है। कैसे? कि कभी कभी तीव्रता पूछता है तो रिक्टर स्केल पर लोग मतलब टिक मार देते हैं, और कभी कभी मैग्नीट्यूड पूछता है तो मरकरी। लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब भी इंटेंसिटी पूछे, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में इंटेंसिटी पूछे
तब आपको क्या मारना है, मरकेली। ठीक है, और जब भी मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण पूछे तो क्या मारना है, टिक हमें टिक मारना है रिक्टर स्केल पे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब भी इंटेंसिटी पूछे तो हमको किस पे टिक मारना है, किसे सही मानना है, मरकेली स्केल को। और जब भी मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण पूछे तब क्या सही होगा, हमारा रिक्टर स्केल। दोनों में डिफरेंस है। दोनों गाइस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तभी समझ आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या पूछता है, तीसरा चीज़ पूछता है मेजरमेंट के बारे में। जैसे कि इंटेंसिटी भी दिया रहेगा और मेजरमेंट भी दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि हाँ भूकंप मापी का भूकंप किस में मापा जाता है। ठीक है, भूकंप किस में मापा जाता है, तो ठीक है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट क्या क्या है, सिस्मोग्राफी। ठीक है, लेकिन तीव्रता भी दी रहती है और मेजरमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। तीव्रता भी दी रहती है और मेजरमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको मेजरमेंट पे ध्यान देना है, ना कि तीव्रता। ठीक है, तो मेजरमेंट जब भी पूछे मेजरमेंट के बारे में तो क्या होगा, सिस्मोग्राफी। इंटेंसिटी के बारे में पूछे तो मरकेली स्केल, और मैग्नीट्यूड के बारे में पूछे तो रिक्टर स्केल। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। ये देखिए क्या कह रहा है कि भूकंप के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तरंगे के रूप में चलती है। अभी बताया ना, जैसे कि ऐसे, जैसे कि पृथ्वी पे अगर फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाओ तो जैसे कि किसी चीज़ पे फोर्स लगाओ तो कुछ हद तक क्या करेगी कि वो सहन करेगी, कुछ टाइम तक वो सहन करेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये बीच से ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, ऐसे लिथोस्फेयर पे जब क्रस्ट लिथोस्फेयर पे ऐसे फोर्स लगता है तो क्या करता है कि ये लिथोस्फेयर ऐसे कुछ टाइम तक क्या करेगा, सहन करेगा। उसके बाद क्या होगा कि लिथोस्फेयर टूट जाएगा। ठीक है, लिथोस्फेयर टूट जाएगा तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे कि अगर लकड़ी को फोर्स लगाओ तो वो क्या होता है कि टूट जाती है। तो कुछ फोर्स लगता है, जैसे कि फोर्स लगता है तो फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा कि टूट जाती है। तो टूटने के बाद आवाज़ आती है ना, लकड़ी में आवाज़ आती है, लकड़ी में आवाज़ आती है। ठीक है, लकड़ी में आवाज़ आती है तो कुछ तो आवाज़ के थ्रू जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी वो कुछ तो आवाज़ के थ्रू, मतलब आवाज़ के रूप में निकलेगी। जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी वो आवाज़ के रूप में निकलेगी। और फिर क्या होगा कि जो एनर्जी बची रहती है वो तरंग के रूप में चलने लगती है। ठीक है, कभी कभी हाथ में झटका सा महसूस होता है ना, जब लकड़ी को आप ऐसे तोड़ोगे तो कभी कभी तो आवाज़ आती है। ठीक है, कभी कभी क्या होती है, साउंड रिलीज होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हाथ में झटका सा महसूस होता है। कब, आवाज़ रिलीज होने के बाद। ठीक है, आवाज़ तो रिलीज होती है और क्या हमें झटका भी महसूस होता है। ठीक है, दोनों होता है। तो वही होता है अर्थ के केस में कि जब अर्थ पे फोर्स लगता है तो कुछ तो आवाज़ हमारे, कुछ तो एनर्जी आवाज़ में रिलीज हो जाती है, और कुछ क्या होता है कि किस में, फेक अर्थात वाइब्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, तरंग में, वेव में कन्वर्ट हो जाती है। और वही क्या होती है हमारी अर्थक्वेक में, मतलब कि उसी का नाम क्या दे दिया जाता है, अर्थ के क्वेक। ठीक है, भूकंप के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो तरंग के रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है। ठीक है, वेव बताए ना कैसे, जैसे कि लकड़ी को तोड़ो तो क्या होगा कि लकड़ी में जब टूटेगी तो एक तो आवाज़ आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आवाज़ आने के साथ साथ कभी कभी झटका सा भी महसूस होता है हाथ में। जब हाथ से लकड़ी तोड़ो तो झटका सा भी महसूस होता है। ठीक है, तो वो झटका क्या है, पहली बात तो कुछ एनर्जी किस में रिलीज हुई, साउंड में। दूसरी सेकंड सेकंड जो बची एनर्जी थी वो किस में रिलीज हुई, वो रिलीज हुई हमारी वेब में। किस में, वेब में। ठीक है, तो वही क्या होता है, वही हमारा भूकंप का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब वेब वेब थ्री टाइप की होती हैं। वेब, हमारी जो वेव्स होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी, पी वेब,
एस वेव एंड सरफेस वेव। इस सरफेस वेव को एल वेव बोलते हैं। क्या? एल वेव। अर्थात इसे एक और नाम दे दिया जाता है, क्या? लव वेव। ठीक है, लव वेव। आगे बताएंगे लव वेव क्या है। ओके, कितनी? पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। पी वेव, इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव। ओके, सेकंड क्या है? सेकेंडरी वेव। एस वेव अर्थात सेकेंडरी वेव। ठीक है, इसे सीयर वेव भी बोलते हैं। ठीक है, एल वेव अर्थात लव वेव। ठीक है, इसे सरफेस वेव भी कहा जाता है। किसे? एल वेव को। ठीक है, सबसे खतरनाक होती हैं। ठीक है, इसका हम बारी बारी से क्या करेंगे? बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे, बट आज नहीं। अब नेक्स्ट सेशन में जब भी हम करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? पूरा फुल डिटेल। ठीक है, उसके पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे। ठीक है, ये फिर ऐसे एस वेव, फिर ये ऐसे। ठीक है, सबसे डेंजरस जो हमारी वेब होती है वो कौन सी होती है? वो एल वेब होती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर धरातल पे चलती है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर चलेगी। ये अर्थ की भूपरपट्टी है, तो ये ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, ये नीचे नहीं चलती, ये यहाँ नहीं चलेगी, ये सिर्फ यहाँ चलती है। ठीक है, ये सिर्फ अर्थ के ऊपरी सतह पे चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, कहाँ पे चलती है? अर्थ के सबसे ऊपर चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, अब देखो पी तरंगे। सबसे पहले पी तरंगे, ये क्या होती हैं? इन्हें प्राथमिक तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। क्या? प्राथमिक तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। किसे? इस हमारी पी वेव को। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, एवं मतलब कि ये ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान मतलब कि ये जो होती हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, किसकी? ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये मतलब कि ये हमारी जो अनुदैर्ध्य तरंग है अर्थात पी वेव जो है, ये क्या होता है कि ये ठोस में तो चलती ही है, ये हमारे ठोस में चलती है, प्लस लिक्विड में भी चल सकती हैं, चल सकती हैं। ठीक है, ये ठोस में तो चलती ही हैं, ठोस में मतलब कि ये ठोस में ही चलती हैं, और ये लिक्विड में भी चल सकती हैं। लेकिन इनका जो मतलब कि जो वेग होता है लिक्विड में वो कम हो जाता है ठोस से। ठीक है, इनका जो वेग होता है लिक्विड में वो ठोस से कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात हमारी पी वेव ठोस में चलती है और लिक्विड में भी। ठीक है, ये सब हम फुल डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। पी वेव के बारे में शैडो जोन सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब पी वेव कैसे चलती हैं, कैसे अर्थ के अंदर कैसे चलती हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम क्या कर रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा। उसके बाद जब अगला सेशन आएगा, अगला पार्ट आएगा, तो होगा क्या? पूरा फुल डिटेल आपको इन तीनों वेव्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन तीनों वेव्स के बारे में बताएंगे फुल डिटेल के साथ नेक्स्ट सेशन में। अभी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए कि हाँ पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, एंड सरफेस वेव क्या होता है। ठीक है, पी वेव क्या होता है कि ये प्राथमिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठोस के साथ साथ तो किसमें? लिक्विड में भी चल सकती है, लेकिन लिक्विड में इसकी वेग जो होती है, इसकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्या मैंने बताई पी के बारे में। इसके बारे में क्या है कि ये सेकेंडरी वेव है। क्या? सेकेंडरी वेव है।
ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अनुदय अनुप्रस्थ, इसे अनुप्रस्थ या गौण तरंग कहते हैं। किसे, एस वेव को। ये सेकेंडरी वेव है। कौन सी हमारी, ये सेकेंडरी वेव है, एस वेव सेकेंडरी वेव है। इसकी खासियत क्या है कि ये ओनली किस में, सॉलिड में चलती है, ये ओनली सॉलिड में चलती है, अदर ये लिक्विड में नहीं चल सकती, न लिक्विड में चलेगी और न ही किस में, गैस में। ठीक है, तो ये किस में चलेगी, ओनली सॉलिड में। ये लिक्विड में जाने पे क्या होगा, ये गायब हो जाएंगी, ये लिक्विड में पहुंचते ही क्या होंगी, गायब हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है हमारी सॉलिड एस वेव की क्वालिटी है कि ये क्या होगा, ये ओनली किस में चलती हैं, ये ओनली सॉलिड में चलती हैं। ठीक है, ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं। ठीक है, किस में, ठोस माध्यम में। ओके, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। एंड थर्ड क्या है अपने पास, सरफेस वेव। भाई इसकी खासियत क्या है, इसे लव वेव कहते हैं। क्या, लव वेव कहते हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि ये तीनों माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में, मतलब कि सॉलिड, गैस, तीनों मीडियम में ये चलती हैं और सबसे डेंजरस होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि सबसे डेंजरस होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई प्यार में अंधा, सीधी सी बात है, बर्बादी। ठीक है, अगर पड़ा है तो बर्बाद तो होना ही है, तो वही है कि ये सबसे डेंजरस होती है। ठीक है, और इसे सेकंड नाम एल वेव या फिर लव वेव। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।